तो बात करते हैं आपकी सब्जेक्ट ये इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की। बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर की। तो आपके सिक्स सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट है यूटीई। कौन सी? यूटीई, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है, इस चीज के बारे में जानकारी हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको मैं बताऊं कि यूपीवीटी जो आपकी बोर्ड है, यूपीवीटी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कराया जाएगा, के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कराया जाएगा। तो यूपीवीटी ने जो आपको यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो सिलेबस दे रखा है वो आपके 8 यूनिट दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है? इल्यूमिनेशन, सेकंड आपकी दे रखी है इलेक्ट्रिक हीटिंग, थर्ड दे रखी है इलेक्ट्रिक कूलिंग, फोर्थ दे रखी है आपकी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इकोनॉमिक कंसिडरेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम बारी बारी से क्या है 8 यूनिट्स को अपन इस सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ेंगे। अब हमारा क्रम कैसे भी हो सकता है इन सब्जेक्टों को पढ़ने का, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इन यूनिट्स का क्रम हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले जो इजी है, आप इलेक्ट्रिक हीटिंग को पढ़ो, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक हीटिंग की, है ना। तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक हीटिंग की। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग आपकी यूनिट है इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का हम इंट्रोडक्शन समझते हैं पहले कि इंट्रोडक्शन क्या है इलेक्ट्रिक हीटिंग का, क्या बेसिकली इलेक्ट्रिक हीटिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए क्या होता है कि वस्तुओं को गर्म करने के लिए, किसी भी चीज को गर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक हीटिंग की आवश्यकता पड़ी। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग वस्तुओं को गर्म करने के लिए एक आदर्श विधि है, एक आदर्श विधि है। घर में पानी गर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज करते हैं। जैसे कि हीटर द्वारा अपन या रॉड द्वारा, इलेक्ट्रिक रॉड द्वारा पानी को गर्म करते हैं, तो वहां पे यूज किया है इलेक्ट्रिक हीटिंग हुई मेथड। अब आपका रूम गर्म करने के लिए आपका रूम हीटर होता है, तो उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रिक हीटिंग हुआ। तो इन सब बेसिक नीडों के लिए हमें इलेक्ट्रिक हीटिंग की आवश्यकता पड़ी। तो आपको पता चली कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी कहाँ यूटिलाइजेशन हो रही है। तो इस सब्जेक्ट का यही पर्पज है कि आपको इलेक्ट्रिक के यूटिलाइजेशन से अवगत कराना है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं कि वस्तुओं को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग एक आदर्श विधि होती है। एक कैसी होती है? आइडियल मेथड है ये, एक आइडियल मेथड होता है। आइडल मेथड होता है जो घर में पानी गर्म करने के लिए, घर के कमरे को गर्म करने के लिए, मतलब ये नहीं है बात घर की चल रही है, ऑफिस वगैरह हर जगह के लिए होते हैं। तो कमरे का हीटर का बड़े बड़े इस्पात उद्योगों में कास्ट आयरन कास्ट आयरन हो तो विद्युत फर्नेस अधिक उपयोगी पाई जाती है। आज की हीटिंग की आवश्यकता को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक हीटिंग द्वारा ही संपन्न किया जा रहा है। संपन्न या परफेक्ट रूप से इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही यूज किया जा रहा है हर जगह पर। बात करते हैं अब हम एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग ओवर अदर हीटिंग मटेरियल या माध्यम। ठीक है, बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग over other types of heating, over other types of heating। मतलब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग के लाभों की या इलेक्ट्रिक हीटिंग के गुणों की। किसके कंपैरिजन? अदर टाइप के हीटिंग के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक हीटिंग के लाभों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीनेंस की। बात करेंगे क्लीनेंस की। क्लीनेंस की
तो बात करते हैं क्लीनेंस की। तो बेटा क्लीनेंस को हिंदी में बोलते हैं स्वच्छता। क्या बात करते हैं? स्वच्छता। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग की क्लीनेंस कैसी होगी? सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर धूल, राख आदि चीज नहीं होती है। तो सिंपल सी बात यह है कि यह एक स्वच्छ मतलब एकदम क्लीन मेथड होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो आप क्लीनेंस की बात कर रहे हो तो क्लीनेंस से ही आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर ना तो किसी फ्लू गैसेस की कण होते हैं, ना कहीं तुम्हारे राख के कण होते हैं, ना तुम्हारे धूल के कण होते हैं। तो ये एक कैसी है? स्वच्छ मेथड विधि है। मतलब ये इलेक्ट्रिक हीटिंग हमारी कैसी है? एकदम क्लीन व सिंपल मेथड है। अब ये क्या है, जब इसमें एस नहीं है, फ्लू गैसेस नहीं है, तो इन चीजों से क्या है, ये एक हमें इकोनॉमिकली भी सस्ती पड़ती है। तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो कैसी? सस्ती, सरल व सुगम विधि है। सस्ती कैसे पड़ती है कि अगर इससे फ्लू गैसेस निकलती या इससे क्या कहते हैं तुम्हारा राख के पार्टिकल्स निकलते हैं, एस के पार्टिकल्स निकलते हैं, धूल निकलती, तो उनके लिए भी हमें अलग से अरेंजमेंट करने की आवश्यकता होती, जिससे हमारा क्या है, मेथड हमारा इकोनॉमिकली इंक्रीज हो जाता। तो सबसे फायदा क्या है, ये एक स्वच्छ विधि है और ये एक हमें इकोनॉमिकल तरीके से सस्ती पड़ती है। तीसरे सेकंड ऑप्शन क्या है आपका एडवांटेज इसका? एक तो क्लीनेंस की बात होगी। अब सेकंड है हमारा एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस। ये मैंने आपको यही समझा दिया था, एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस। तो देखो एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस मतलब फ्लू गैसेस की अनुपस्थिति। इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर ऐसी कोई फ्लू गैसेस नहीं निकलती कि जो हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक हीटिंग को अनस्वच्छ करे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो फ्लू गैसेस है उसकी अनुपस्थिति रहती है, इसलिए ये अदर टाइप हीटिंग की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है। थर्ड एडवांटेज क्या है इसका? थर्ड एडवांटेज यह है कि इजी ऑफ कंट्रोल। इजी ऑफ कंट्रोल मतलब इसका कंट्रोल करने का जो, इसको कंट्रोल करने का जो तरीका मेथड है वो बहुत ही इजी है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग को कंट्रोल करना बहुत ही इजी है। जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में वस्तुओं के टेम्परेचर को अपन कंट्रोल करना है, वस्तुओं के टेम्परेचर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, या इससे इस विधि द्वारा हम आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इस विधि में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अदर टाइप जो हीटिंग होती है आप उसमें टेम्परेचर को सेट नहीं कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि क्या कहते हैं गैस हीटिंग है, तो गैस हीटिंग में क्या है, आप गैस को रेगुलेटिंग को आप गैस ज्यादा कर सकते हो, लेकिन हमें एक्यूरेट टाइम पे जो चाहिए, हमें फिक्स टाइम पे जो चाहिए, लेकिन उस टाइम पे हमें क्या है उसका कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि अदर टाइप हीटिंग की अपेक्षा इलेक्ट्रिक हीटिंग में कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और इसका फोर्थ जो लाभ है हमारा वो है आपका चीप फर्नेस। चीप फर्नेस मतलब सिंपल सी बात यह है कि सस्ती भट्टियां। तो चीप फर्नेस को हिंदी में बोलते हैं सस्ती भट्टियां। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में बस क्या होता है, चीप फर्नेस के अंदर बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस के लिए चिमनी वगैरह आदि की आवश्यकता नहीं होती, चीप है ना। जब इसके लिए हमें क्या है, फर्नेस चिमनी की आदि की आवश्यकता नहीं होगी, तो कैसी ये फर्नेस कैसी हुई, सस्ती हुई। अगर चिमनी वगैरह की आवश्यकता होती है तो हमें ये इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत ही महंगी पड़ती। तो इसलिए हमने कहा गया है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो हमारी कैसी है, चीप फर्नेस है ना। तो नेक्स्ट इसका होता है आपका एडवांटेज, आप कह सकते हो इफिशियंसी। बात करते हैं इफिशियंसी। तो देखो इफिशियंसी के अंदर क्या बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में हीटिंग के सोर्स पॉइंट तक लाया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो आपकी जो होती है इलेक्ट्रिक हीटिंग में, हीटिंग के सोर्स को हीटिंग पॉइंट तक लाया जाता है, जिससे आपका क्या है, तुम्हारे टेम्परेचर की लॉसेस बहुत ही कम होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर की
लॉसेस तुम्हारे बहुत कम होते हैं। इस कारण इस विधि को इफिशियंसी के आधार पर, इफिशियंसी के बेस्ड पर बहुत अच्छी मानी जाती है। और कंपैरिजन अदर हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग की जो इफिशियंसी होती है बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका लाभ है, इसका एडवांटेज है स्पेशल हीटिंग वर्क्स। स्पेशल हीटिंग वर्क्स, तो स्पेशल हीटिंग वर्क्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में विशेष तापन कार्य जैसे कि समरूप ताप प्रदान करना, अधातु पदार्थों का तापन, किसी वस्तु के केवल वांछित भाग को ही गर्म करना या बिना ऑक्सीडेशन के हीटिंग सप्लाई करना आदि कार्य सरल एवं संभव है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक हीटिंग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में ईंधन संचय की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? ईंधन संचय की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो टेम्प रेंज है, जो ताप परास है, वो लो से लेकर हाई किसी भी मान तक प्राप्त की जा सकती है। मतलब आपको इसमें ये नहीं है कि हमें लो टेम्परेचर रेंज का ही क्या टेम्परेचर मिलेगा या हाई टेम्परेचर रेंज का, जो हाई रेंज का टेम्परेचर मिलेगा। इसमें हम अपने रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग बहुत हमें मिलते हैं, जो कि अन्य इलेक्ट्रिक हीटिंग में पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका आप एडवांटेज कह सकते हो कि लगभग सभी स्थानों पर इलेक्ट्रिक हीटिंग की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसी जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक हीटिंग को कहीं मतलब पार्टिकुलर किसी जगह पर आप यूज करें। आप इलेक्ट्रिक हीटिंग को किसी भी जगह पर किसी भी मतलब कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिक हीटिंग को। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग की। बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, मतलब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के मेथड्स कितने हैं, हमारे टाइप्स कितने हैं। तो देखो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग की। इलेक्ट्रिक हीटिंग तो ये फ्रीक्वेंसी के रूप आधार पर इसको टू टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तुम्हारा पावर फ्रीक्वेंसी मेथड, एक होता है पावर फ्रीक्वेंसी मेथड। सेकंड इसका जो होता है वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी मेथड। आपको मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग को किसके आधार पर? फ्रीक्वेंसी के आधार पर। किसमें? टू टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन से? पावर फ्रीक्वेंसी मेथड और हाई फ्रीक्वेंसी मेथड। अब बात करते हैं कि पावर फ्रीक्वेंसी मेथड को खुद क्या है, तीन भागों में बांटा गया है। तो तीन भाग कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं हम। तो तीन बांटेंगे आपके जो पार्ट हैं वो कौन कौन से? इलेक्ट्रिक हीटिंग कौन कौन से? पावर फ्रीक्वेंसी मेथड के अंदर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हीटिंग। सेकंड जो आपका है वो है आर्क हीटिंग। और पावर फ्रीक्वेंसी मेथड का जो थर्ड है वो है आपका इलेक्ट्रॉन बम्बरमेंट। बम्बरमेंट। ठीक है, तो आपको मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग टू टाइप्स का होता है, पावर फ्रीक्वेंसी मेथड और हाई फ्रीक्वेंसी मेथड। अब पावर फ्रीक्वेंसी मेथड की बात करें तो रेजिस्टेंस ये थ्री टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप्स का, टू टाइप्स। अब बात करते हैं यार हाई फ्रीक्वेंसी मेथड की। किसकी बात करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी मेथड। ये भी टू टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं ये हम बता देते हैं अभी आपको। टू टाइप्स तो आपको बताएं कि ये कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है इंडक्शन हीटिंग
और सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। कौन सा होता है? डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। अब बात करते हैं वापस से पावर फ्रीक्वेंसी मेथड जो 3 टाइप्स के होते थे, कौन कौन से होते थे? रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हीटिंग, आर्क इलेक्ट्रिक हीटिंग और इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हीटिंग की। तो ये खुद अपने आप में 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तुम्हारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, और सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, सेम बात करते हैं आर्क की। तो आर्क हीटिंग भी आपका 2 टाइप्स का होता है। किसका होगा? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप्स, डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। तो देखो एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूं कि बात कर रहे थे हम मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग 2 टाइप्स के होते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पर। कौन कौन से? पावर फ्रीक्वेंसी मेथड और हाई फ्रीक्वेंसी मेथड। अब बात करते हैं पावर फ्रीक्वेंसी मेथड की। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं अपने आप में। कौन कौन से? रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हीटिंग, आर्क हीटिंग, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। ठीक है, और पावर फ्रीक्वेंसी मेथड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। बात करते हैं रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हीटिंग, ये अपने आप में खुद 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। बात करते हैं आर्क हीटिंग की। तो आर्क हीटिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। तो अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस हीटिंग की।